कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपने एक समझ लिया कि किस तरीके से हम इथेनॉल से आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, और उसी तरीके से हम एसीटोन से भी आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर कर लेंगे। पहला स्टेप तो आपको पता है कि बेसिक होगा यही कि आयोडीन जो है वो NaOH में डिसॉल्व होकर या NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाती है। इसके बाद यही चीज आगे यूज होगी अब एसीटोन में। एसीटोन आपको पता है कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पहले ही है, यानी कि ये एलिलिक कार्बन जो है वो पहले ही प्रेजेंट है, इसलिए एसीटोन की ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं है। इथेनॉल से जब हमने आयोडोफॉर्म बनाई थी तब हमारा पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि उसमें हमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जनरेट करना पड़ा था। पर एसीटोन में तो ये पहले ही है, इसलिए ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका पहला स्टेप होगा आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। तो जब हम एसीटोन से प्रिपेयर करेंगे आयोडोफॉर्म को तो डायरेक्टली हम एसीटोन की पहले आयोडीनेशन करेंगे। और ये आपने सीखा था कि आयोडीनेशन हम करते हैं बाय ट्रीटिंग एसीटोन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो यहां पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो वो तीनों ही रिप्लेस हो जाएंगे विद आयोडीन। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। अब आप देख सकते हो कि CH3 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे भी तो CH3 ग्रुप ही है। तो क्या आयोडीन सिर्फ यहीं पे लगेगी, यहां पे नहीं लगेगी? आयोडीन जो है वो दोनों तरफ ही लग सकती है। दोनों तरफ के हाइड्रोजन जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो जिस तरफ मर्जी आयोडीन जो है वो लग सकती है। मैं सिर्फ एक सिंपल केस ले रहा हूं जब एक तरफ लगी हो, अगर दूसरी तरफ भी लगी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इधर Ci3 है तो इससे आयोडोफॉर्म बन जाएगी, अगर दूसरी तरफ भी है तब उससे आयोडोफॉर्म तो बनेगी ही, साथ में जो बनना है बाई प्रोडक्ट वो कुछ और होगा। तो इसलिए जो सेकंड स्टेप है अब आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन का वो होगा यहां पर हाइड्रोलिसिस। इसको हम नो डाउट आयोडल नहीं बोलेंगे, पर है कंपाउंड ये बिल्कुल सिमिलर ही। तो NaOH जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस करेगा अभी। तो यहां से Ci3 will be lost और CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म प्रिपेयर हो गई। यहां पर कार्बन के साथ 3 आयोडीन हो जाते हैं अटैच, और साथ में क्या बना, ये है CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ आगे ONA आके अटैच हो जाएगा, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड या सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट हम इसको कॉमनली कहेंगे। पर ये जो बना है कंपाउंड ये है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो होता है कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसलिए इसकी प्रेसिपिटेशन हम देखेंगे कि होगी येलो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो रिएक्शन मिक्सचर में बन जाएंगे। इस रिएक्शन में भी अगर वाटर में कुछ इनसॉल्युबल है तो वो सिर्फ आयोडोफॉर्म ही है, और जैसे ही आयोडोफॉर्म प्रिपेयर हो गई तो सॉल्यूशन में हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो जब भी प्रेसिपिटेशन हुई तब हमें क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने देखा कि इस तरीके से हमने इथेनॉल से भी आयोडोफॉर्म बना ली और एसीटोन से भी आयोडोफॉर्म जो है वो प्रिपेयर कर ली। यहां पर मैंने यूज किया है NaOH, अल्कली यूज किया था डायरेक्टली। और आपने ये भी स्टडी करोगे आप लोग हाइड्रोलिसिस में, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा एक टॉपिक,
उसमें हम स्टडी करते हैं कि जो सॉल्ट होगा ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर कोई सॉल्ट है तो उसका हाइड्रोलाइज सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है वो अल्केलाइन होता है। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट अगर हम देखें Na2CO3, ये सॉल्ट है NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड बोला जाता है, ये एक बहुत वीक एसिड होता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके इस तरीके से Na2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर बना देते हैं। तो Na2CO3 जो है दैट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास OH नेगेटिव आयंस फ्रीली अवेलेबल होंगे। तो अब अगर हमने आयोडोफॉर्म बनानी है फ्रॉम इथेनॉल तो NaOH की बजाय हम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो इथेनॉल वाली रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैं टोटल रिएक्शन ही लिख रहा हूं, यहां पर वो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा। साथ में अगर इथेनॉल से करें तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बनता है बाई प्रोडक्ट, और इसके साथ ही 5 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 3 मोल्स ऑफ CO2। इस तरीके से आप देखो कि बाकी सारा कुछ वाटर में सॉल्युबल है, I2 चाहे वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पर जब उसमें हमने NaOH या सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया तब ये भी वाटर में फ्रीली सॉल्युबल हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी वाटर में सॉल्युबल हैं सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, और ये सारा कुछ तो वाटर में सॉल्युबल है ही, सिर्फ आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से एसीटोन से हमने बनाई है आयोडोफॉर्म, वो किस तरीके से होगी उसके लिए अगर मैं इसी तरह से कंबाइंड वे में इक्वेशन लिखूं तो जो रिएक्शन है वो इस तरीके से प्रोसीड करेगी। CHI3 प्लस यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिलेगा और प्लस 3 मोल्स ऑफ NaI एंड 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस एक मॉलिक्यूल बन जाएगा वाटर का। तो इस तरीके से अगर हमने कंबाइंड फॉर्म में ही जस्ट आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखनी हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरी बात हमने देखी कि इन जो भी हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए आयोडोफॉर्म के, इसमें बाकी सारा कुछ सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल हैं, सिर्फ आयोडोफॉर्म वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो इसलिए आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन को हम यूज करेंगे एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन या टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर सम अल्कोहल्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो वो किस तरह से बनेंगे वो हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी खत्म कर लेंगे तभी हम करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इसकी लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लिखोगे आयोडोफॉर्म इज ए येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड with melting point 392 Kelvin and it has a sickly smell and is used as an antiseptic due to the liberation of free iodine. Due to the liberation of iodine. इसके बाद हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये भी आप देखोगे कि बिल्कुल सिमिलर होती हैं,
जैसे हमने क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज की थी उसी तरीके से ही आयोडोफॉर्म की भी केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे, पर इस केस में आयोडोफॉर्म वाले केस में हम थोड़ी कम प्रॉपर्टीज करेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म में तो हमने शायद 8-9 प्रॉपर्टीज की थी, पर आयोडोफॉर्म के केस में हम सिर्फ 3 रिएक्शंस ही करेंगे। सबसे पहली है जिसमें हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस भी हमने क्लोरोफॉर्म में किया था। वहां पर हमने बात की थी कि अगर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस हम करें तो मेटालिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जैसे हमने क्लोरोफॉर्म में किया था बिल्कुल वैसे ही मैं आयोडोफॉर्म में करके बता रहा हूं। यहां पे आयोडोफॉर्म है CH3, तो मतलब एक कार्बन के साथ 3 आयोडीन एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ये है आयोडोफॉर्म। इसमें अगर मैं 3 मोल्स ऑफ KOH ऐड करूं अल्कोहलिक, तो यहां से 3 मोल्स ऑफ Ki विल बी गॉन, क्योंकि मेटल और हेलोजन जो हैं ये तो इमीडिएटली कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते ही बनाते हैं। तो यहां पर एक ही कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। और ये भी आपको पता है कि एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी स्टेबलाइज नहीं होते। यहां से वाटर मॉलिक्यूल विल बी रेडिली लॉस्ट, इस तरीके से। तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ तो आप देखते हो कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ और दूसरा बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा तो हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। पर एसिड बना है इन बेसिक मीडियम, क्योंकि बीच में अभी कुछ अनरिएक्टेड KOH भी प्रेजेंट होगा। तो वो KOH जो है वो इस अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा फर्दर और हमें मिल जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, यानी कि मेटालिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करें, चाहे क्लोरोफॉर्म का करें चाहे आयोडोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस करें, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, तो हमें हमेशा मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कभी भी फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो यहां पर आप एक नोट भी लिख सकते हो, the end product of alkaline hydrolysis of iodoform is salt of carboxylic acid and not the free carboxylic acid। जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑब्टेन नहीं होगा, उसका हमें मेटालिक सॉल्ट ही मिलेगा। अगर हम अल्कली यूज करें पोटेशियम तो हमें मिलेगा यहां पर पोटेशियम फॉर्मेट या पोटेशियम मिथेनोएट, और अगर हम अल्कली यूज करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तब हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट। तो इस तरह से पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोलिसिस वो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने क्लोरोफॉर्म में की थी उस तरीके से प्रोसीड करती है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कार्बाइलमीन रिएक्शन, ये भी हमने क्लोरोफॉर्म में की थी। जब मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफॉर्म जो है वो प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करती है इन स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम टू फॉर्म एन आइसोसाइनाइड हैविंग वेरी अनप्लेजेंट ओडर। तो उसी तरीके से ही यहां पर भी एलिफेटिक अमीन्स एज वेल एज एरोमेटिक अमीन यानी कि एनिलीन वो भी आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगी। इस तरीके से तो क्लोरोफॉर्म में भी मैंने आपको बताया था कि एक हैलोजन एसिड यहां से जाता है, दूसरा हैलोजन एसिड इधर से गया और तीसरा हैलोजन एसिड जो है वो इधर से लूज हुआ। तीनों हैलोजन एसिड्स को खींचने के लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि हमें
साथ में यूज करना पड़ेगा KOH अल्कोहलिक, अल्कोहल में डिसॉल्व करके। तो वो यहां से 3 मॉलिक्यूल्स एसिड के खींच लेगा और हमें ऑब्टेन हो जाएगा कार्बाइलमीन यानी कि आइसोसाइनाइड, जिसकी बड़ी ऑफेंसिव ऑर्डर होती है। प्लस 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे HI के और साथ में KOH, एसिड और बेस रिएक्शन करके बना देंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी इस तरीके से। तो हमने देखा कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स जो हैं, प्राइमरी अमीन होते हैं जब नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल कार्बन एटम अटैच्ड हो। तो प्राइमरी अमीन्स अगर हैं तो वो आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक एक ऑफेंसिव ऑर्डर वाला आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन बना देते हैं। तो जिस तरह से ये एलिफेटिक अमीन जो है वो रिएक्ट किया, उसी तरीके से ही एनिलीन या एरोमेटिक अमीन जो है वो रिएक्शन करेगा। जैसे यहां पर मैंने अगर एनिलीन ली तो इधर भी फिनाइल कार्बाइल अमीन ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसकी भी बिल्कुल उसी तरीके से ही ऑफेंसिव ऑर्डर होगी। तो इसीलिए हम कार्बाइल अमीन्स को यूज करते हैं एज ए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। तो आप लिख सकते हो द कार्बाइल अमीन रिएक्शन is shown only by primary amines, ब्रैकेट में लिख लो both aliphatic as well as aromatic, both aliphatic as well as aromatic. So therefore the reaction is commonly used as a test of identification for प्राइमरी अमीन्स, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही शो करते हैं। और थर्ड रिएक्शन जो है वो तो बड़ी सिंपल है, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये हमने क्लोरोफॉर्म में भी की थी। तो थर्ड रिएक्शन आप लिखोगे डीहेलोजिनेशन, यानी कि लॉस ऑफ हेलोजन करवाना है यहां पर। तो हेलोजन को ब्रेकअप करने के लिए फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोफॉर्म हम यूज करेंगे सिल्वर मेटल। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आयोडोफॉर्म के उनके साथ रिएक्ट करके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgI बना लेगा। इस तरीके से, और हमें ऑब्टेन हो जाएगी एसिटिलीन। तो ये डीहेलोजिनेशन रिएक्शन जैसे मैंने पहले भी बताया था हमने यूज की थी इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। तो इस तरीके से जो आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो खत्म होती हैं, पर इसमें हमें एक बात का ख्याल रखना है कि मैं बता चुका हूं कि आयोडोफॉर्म जो है ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि इसकी प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो इसीलिए ही आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन को हम यूज करेंगे एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन या आइडेंटिफिकेशन फॉर सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो इसलिए आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन को हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट। तो हम इसको कह देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपने देखा कि आयोडोफॉर्म कौन से कंपाउंड्स ने बनाई थी। या तो वो कंपाउंड्स थे जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यानी कि कार्बोनिल कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप लगा हो, या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हों जिनसे
ये वाला ग्रुप बड़ी इजीली जनरेट हो सकता हो। जैसे हमने ये जो सेकेंडरी अल्कोहल्स यूज की थी, ये इसकी अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन करें या ऑक्सीडेशन करें तो H और H निकल जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड O बन गया तो उसके बाद यहां से तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो आयोडीन से रिप्लेस करने बड़े इजी हो जाते हैं, तो आयोडो फॉर्म जो है वो बन सकती है। तो इसलिए जिस भी किसी कंपाउंड में इन दोनों ग्रुप्स में से कोई ग्रुप है तो वो आयोडो फॉर्म टेस्ट शो कर देंगे। तो आप ये भी लिख लो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एनी वन ऑफ द टू ग्रुप्स, ये ग्रुप्स दोनों लिख लो, एनी वन ऑफ द टू ग्रुप्स शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो किस तरीके से ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो शो होगा, या कौन से कंपाउंड्स हैं वो शो करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो वो मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं। जैसे हमें डिस्टिंक्शन करनी हो बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल, तो इथेनॉल में हम देख रहे हैं कि यहां पर CH3 ग्रुप के साथ वाली कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है और एक OH ग्रुप लगा है। ये वाला ग्रुप है इथेनॉल में, यहां पर CH2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोनिल ग्रुप बना सकते हैं और आगे आयोडोफॉर्म बन जाएगी। तो यहां पर जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, और मीथेनॉल जो है इसमें तो कार्बन एटम ही एक है, तो इसमें तो कोई एलिक कार्बन वाला ऐसा केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए या 2 से ज्यादा। तो इसलिए जो मीथेनॉल है वो ये टेस्ट शो नहीं करेगी। तो मैं इस तरीके से आपको एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स बताऊंगा, उसमें जो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा उसके आगे मैं टिक लगा दूंगा, और जो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो ना करे उसके आगे मैं क्रॉस लगाऊंगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर कभी भी हमें मीथेनॉल और इथेनॉल की डिस्टिंक्शन करनी हो तो तब हम हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो अगली सेकंड जो है केस हम करेंगे कि जब हम डिफरेंट अल्कोहल्स और दो अल्कोहल यूज करें, तो उस केस में हम देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। इथेनॉल तो हमने अभी देखा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगी। इसके बाद हम लेते हैं प्रोपेन 1-ओल, इस कंपाउंड का IUPAC नेम है प्रोपेन 1-ओल या नॉर्मल प्रोपेनोल। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहां पर OH ग्रुप वाली कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप तो नहीं है, इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है ये आयोडोफॉर्म प्रिपेयर नहीं करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। जबकि पहले वाला इथेनॉल है, ये तो हम डिस्कस कर चुके, इससे हमने आयोडोफॉर्म बनाकर भी देखी है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो कर देगा। फिर अगर हम 2 बड़ी अल्कोहल्स लें, तीसरा केस यहां पर कंसिडर करते हैं प्रोपेन 1-ओल एंड प्रोपेन 2-ओल। तो प्रोपेन 2-ओल होगा कंपाउंड यहां पर ये वाला। जब सेकंड कार्बन के ऊपर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो कौन सी अल्कोहल्स शो करेंगी, ये मैंने आपको बताया था कि जिस किसी अल्कोहल में ये वाला ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करती है। यानी कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है उसके साथ CH3 लगा हो। तो यहां पर आप देखते हो कि प्रोपेन 2-ओल में तो ये ग्रुप है, इसलिए प्रोपेन 2-ओल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करती है। जबकि प्रोपेन 1-ओल में आप देखते हो कि यहां पर
OH ग्रुप वाली नेक्स्ट कार्बन जो है वहां पर CH3 नहीं बल्कि CH2 ग्रुप है। तो इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है, जो मैंने पहले लिखा है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करता। फिर इसके बाद इसी रिएक्शन को हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन भी यूज कर लेते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो, जब आप आगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन स्टडी करोगे वहां पर इनके और भी हम टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन करेंगे, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, कि जब किसी एल्डिहाइड को किसी कीटोन से डिस्टिंग्विश करना हो तब तो बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं हमारे पास अवेलेबल, पर जब दोनों ही एल्डिहाइड हों तब आयोडोफॉर्म कई केसेस में हम यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स में सिर्फ इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है और कोई एल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। तो यहां पर आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि अमंग द एल्डिहाइड्स ओनली एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल shows iodoform test while all other aldehydes do not show iodoform test। यहां पर इथेनॉल तो शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, मीथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। और अगर हम कीटोन्स में इसी टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन को यूज करके देखें तो यहां पर मैं कंपाउंड ले रहा हूं पेंटेन 2-ओन। जब सेकंड कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप है या कीटोन है और दूसरा जो कीटोन है वो मैं कंसिडर करूं पेंटेन 3-ओन, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। आप देख सकते हो यहां पर कीटो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है और इस केस में जो कीटो ग्रुप है वो थर्ड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो पहला ग्रुप है, पहला कंपाउंड है, उसमें आप देख सकते हो कि ये वाला ग्रुप है जिससे आयोडोफॉर्म बन जाती है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा, पॉजिटिव होगा, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा जब हम इसको ट्रीट करेंगे विद आयोडीन एंड NaOH या सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन। पर यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन वाली रिएक्शन थी उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेनी डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये भी एक पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी यूटिलिटी है। जरूरी नहीं होता कि जो हमने कंपाउंड किया वो सिर्फ यहीं पे यूज होगा। इसी कंपाउंड को, इसी रिएक्शन को हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म को आगे कई जगह पे यूज करेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन यूज की जाएगी एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन या आइडेंटिफिकेशन बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स, डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड डिफरेंट कीटोन्स। और दूसरी बात, जब हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखी थी, जैसे मैंने दो जनरल इक्वेशंस भी लिखी थी, एक मैं इक्वेशन यहां पर आपको लिखकर इसका दूसरा यूज बताता हूं। ये रिएक्शन हमने आज पहले भी लिखी है कि जब हम एसीटोन से आयोडोफॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है, अभी तक हमारा ध्यान था पूरा पूरा सिर्फ आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन पर, इसलिए हमने देखा ही नहीं कि इसके साथ और क्या कुछ बन रहा है। तो अब हम अगर वो भी देखें
तो इस रिएक्शन में हमने अभी तक सिर्फ आयोडोफॉर्म को देखा था और उससे हमने आइडिया लगाया था कि कौन सा कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड जिससे हम आयोडोफॉर्म जो है वो बना लेते हैं। पर अगर आप देखो तो साथ में जो बाई प्रोडक्ट है जो मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन किया है, ये क्या है? ये सोडियम सॉल्ट है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इसमें मैं थोड़ा सा डाइल्यूट HCl ऐड कर दूं तो NaCl निकल जाएगा और O के साथ H लग जाएगा, यानी कि इथेनोइक एसिड भी बन जाएगा। तो जब हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो है वो फटाफट नहीं होती। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पर कीटोन जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। उनके लिए बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं, हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर और साथ में कुछ और भी कैटलिस्ट वगैरह। पर अगर हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन यूज कर लें या हेलोफॉर्म रिएक्शन यूज कर लें तो उससे भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये वाली रिएक्शन जो है ये तो बड़ी ऑर्डिनरी कंडीशंस में हम कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमें कभी कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी हो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो सिर्फ इन पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यूज नहीं होती, बल्कि इसके बाद आगे अल्कोहल्स की डिस्टिंक्शन में भी यूज होगी और फिर एल्डिहाइड कीटोन्स की डिटेक्शन में भी यूज होगी या उनके टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन के तौर पे भी यूज होगी, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के तौर पर भी यूज की जाएगी यही हेलोफॉर्म रिएक्शन, चाहे उसमें हमें क्लोरोफॉर्म बनानी हो चाहे आयोडोफॉर्म बनानी हो। तो ये रिएक्शन इस तरीके से बहुत ज्यादा यूजफुल है। आयोडोफॉर्म के बाद नेक्स्ट पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम कॉमनली CCl4 लिखकर भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। IUPAC नेम तो इसका होगा टेट्राक्लोरोमीथेन, पर कॉमनली इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है और यही नाम हम इसका कॉमनली यूज करते हैं। अब इसके सबसे पहले हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आप लिख सकते हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो उसमें सबसे पहले है फ्रॉम मीथेन। ये रिएक्शन हमने एल्केन्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी की थी जब हमने हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की थी। तो वहां पर हमने स्टडी किया था कि मीथेन में अगर हम क्लोरीन ऐड करें एक्सेस में तो तब मीथेन के सभी हाइड्रोजन जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे विद क्लोरीन। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, तो रिएक्शन के लिए यूज होंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। हालांकि यूज चाहे 4 मॉलिक्यूल्स ही हों एक मॉलिक्यूल मीथेन के लिए, पर हम क्लोरीन को एक्सेस में यूज करते हैं कि मैक्सिमम जितनी यूज हो सके अवेलेबल हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट। तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो हैं क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो हमारे पास बन जाती है। फिर इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड भी एक बहुत यूजफुल कंपाउंड है। CS2 इसको कई रिएक्शंस में हम एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, मतलब सॉल्वेंट जिसमें वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो तो उनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहा करते हैं। तो इससे किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसको हमने एज ए लुईस एसिड
कई केमिकल रिएक्शंस में यूज किया है। तो इससे बन जाएगा CCl4 प्लस S2Cl2। तो यहां पर जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बाई प्रोडक्ट बना है, देखने में तो ये लगता है कि 2 सल्फर हैं और 2 क्लोरीन हैं, तो इट शुड बी डाइक्लोराइड, पर इसका नाम होता है सल्फर मोनोक्लोराइड। ये सल्फर मोनोक्लोराइड का एक डाइमर होता है, तो इसलिए ही इसका नाम हम मोनोक्लोराइड ही लिखेंगे। तो इन तरीकों से हम जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों रिएक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है या टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी हम करते हैं कि ये लिक्विड होता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी लिक्विड रेंज है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, और इसको एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं कॉमनली ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। और इसके अलावा इसकी और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बात करेंगे उनकी भी। तो पहले करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे इसकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन आपको पता है क्या होती है? दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे आप जानते हो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको रिमूव करना है। किस तरह से रिमूव करेंगे? हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करके इसको रिमूव करेंगे। और नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किस तरीके से होगी? जब हम आयरन के ऊपर से स्टीम पास करते हैं, कॉमनली आयरन फिलिंग्स के ऊपर से, तो तब जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो CCl4 से एक क्लोरीन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन अटैच कर देती है। तो इस तरीके से बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास मीथेन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और मीथेन नहीं, सॉरी, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। तो सेकेंड रिएक्शन जो हम करेंगे CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हमने क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में देखा था कि जो एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो फॉर्मिक एसिड ना होके उसका मेटालिक सॉल्ट होता है, तो वैसा ही केस कुछ यहां पर भी होगा कि हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिकली। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर ही बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। CCl4 में कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो इसमें अगर मैं ऐड करूं KOH, वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है ये। और ये तो आपको पता ही है कि जो भी मेटल एटम्स हैं वो हैलोजन को लेकर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहां से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, 4 मोल्स ऑफ KCl विल बी लॉस्ट। और कार्बन के साथ जो 4 क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, ये चारों के चारों ही OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। और ये भी हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी स्टेबल नहीं होते। तो इस तरीके से 4 OH ग्रुप्स का स्टेबल होना ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो जब भी कभी एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स हों तो इमीडिएटली वहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है। तो ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करने हैं तो किस तरीके से जाएंगे? तो यहां से एक वाटर जाएगा इस तरीके से,
कि एक OH ग्रुप से हाइड्रोजन गया और दूसरा OH ग्रुप ही गया, फिर एक OH ग्रुप से हाइड्रोजन और दूसरा OH ग्रुप ही गया। इस तरीके से दो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो लूज होंगे और हमें मिलेगा -2 वाटर मॉलिक्यूल्स और हमें मिलती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ यहां पर, एक बॉन्ड कार्बन का, तो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरीके से इधर भी एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, इन दोनों एटम्स में भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। CO2 की जो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल होती है इस तरह से लीनियर शेप होती है कि कार्बन के दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स हुआ करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है एक नॉन मेटल कार्बन का, और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तो बेसिक होते हैं, पर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक हुआ करते हैं। अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये बेस की प्रेजेंस में तो एज सच रहेगा नहीं, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ KOH जो है वो फर्दर रिएक्ट करके यहां पर K2CO3 प्लस वाटर बना देंगे। तो इस तरीके से जो एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4 है दैट विल बी मेटल कार्बोनेट। अगर हम KOH ऐड करेंगे तो K2CO3 बनेगा, अगर हम NaOH ऐड करें अल्कली जो डिफरेंट यूज कर लें तो उसी के मुताबिक Na2CO3 जो है वो बन जाएगा। तो इसलिए ये आप एक नोट लिख भी सकते हो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ alkaline hydrolysis of carbon tetrachloride is metal carbonate and not CO2 and not CO2। तो इस तरह से सेकेंड रिएक्शन के बाद तीसरी रिएक्शन है वो हम करते हैं एक्शन विद HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ये कुछ किस तरह से रिएक्शन करेगी। बड़ी यूजफुल रिएक्शन है, इसको हम बाद में भी यूज करेंगे। CCl4 में अगर हम HF ऐड करें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड SbCl3, तो तब यहां से दो क्लोरीन एटम्स जो हैं वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे पास डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बनेगी, यानी कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो ये ऐसे कंपाउंड जो हैं ये यूजफुल तो हैं बहुत, पर डेंजरस भी बहुत होते हैं। तो इसी तरीके से इसको एक और रिएक्शन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इस कंपाउंड का इसको कॉमनली हम फ्रीऑन कहते हैं, फ्रीऑन 12। तो ये और किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप लिख सकते हो बाय एक्शन विद एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ ये CCl4 किस तरह से रिएक्शन करेगी। यहां पर 3 मोल्स ऑफ CCl4 यूज होंगे और 2 मोल्स ऑफ SbF3। जब हम इनको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो तब दो क्लोरीन एटम जो हैं वो एक CCl4 से रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह पे फ्लोरीन जो है वो बन जाती है और SbF3 की बजाय SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इन तरीकों से हमारे पास जो ये कंपाउंड बना CCl2F2 यानी कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, तो ये भी एक बहुत यूजफुल कंपाउंड है, इसको हम बाद में फिर स्टडी करेंगे।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो CCl4 है इसकी रिएक्शंस करके हम कई कुछ और बना लेते हैं। तो इसके बाद आप लिख सकते हो यूटिलिटी ऑफ CCl4 कि CCl4 जो है ये यूज कहाँ कहाँ पे होगा या इससे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, resins and also as a cleansing agent, and also as a cleansing agent. It is also used as an industrial solvent, it is also used as an industrial solvent and its vapors cut off the contact of air or oxygen with the combustible substance, and therefore it is also used as a fire extinguisher under the commercial name pyrene, अंडर द कमर्शियल नेम पायरीन, कि इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं आग लगी हो उसके ऊपर CCl4 के वेपर्स का स्प्रे किया जाए तो ये जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है विद कंबस्टिबल सब्सटेंस उसको ब्रेक कर देता है और आग बुझाने के काम भी आ जाता है। पर ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, थोड़ा डेंजरस भी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसके वेपर्स को हीटेड मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाते हैं, जो वेपर्स होंगे, वाटर के वेपर्स होंगे, वो भी तो हाईली काफ़ी गर्म होंगे, तो उनके कांटेक्ट में आकर CCl4 का हाइड्रोलोसिस हो जाता है और इसके हाइड्रोलोसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखोगे कि काफ़ी डेंजरस है, जिसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। पहले भी इसकी बात हुई है, जब स्टीम के कांटेक्ट में आती है तो इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाती है COCl2 + 2 मोल्स ऑफ HCl। तो ये कंपाउंड जो है फॉस्जीन एक हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है। इसको हमने यूज़ किया था क्लोरोफॉर्म में भी। क्लोरोफॉर्म की स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन होकर भी फॉस्जीन बन जाती है। तो ये भी मैंने बताया था कि इसी कारण ही क्लोरोफॉर्म का यूज़ एज एनेस्थेटिक एजेंट बंद करना पड़ा था। तो इस तरीके से CCl4 को भी एज फायर एक्सटिंग्विशर हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जो भी प्रोडक्ट के वेपर्स होंगे या स्मोक होगा उसमें थोड़ी बहुत फॉस्जीन भी प्रोड्यूस होकर मिली होगी, और फॉस्जीन जो है ये तो एक बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसकी हमने स्टडी कर ली कि ये यूजफुल कंपाउंड तो बहुत है, पर कई बार थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत होती है। फिर अगला पॉली हैलोजन डेरिवेटिव है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, अदरवाइज पॉपुलरली इट इज ऑल्सो नोन एज DDT। तो DDT के बारे में तो हम सभी ने सुना हुआ है कि ये एक बहुत पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, जो एनाफिलीज जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा इसका डेंजरस इफेक्ट होता है। ये उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो तभी
जहाँ पे भी मतलब मलेरिया की ज़्यादा शिकायत हो वहाँ पर डीडीटी स्प्रे की जाती है ताकि जो भी मलेरिया कॉज करने वाले मॉस्किटोज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो ये कंपाउंड जो है ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो। हमें पता है, आपने जो किया था हमने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन, उसमें हमने क्लोरल भी बनाई थी। तो यहाँ पर वही क्लोरल जो है वो यूज़ होगी। क्लोरल कंपाउंड या मॉलिक्यूल था कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ H लगा हुआ था, और इसमें हम ऐड करेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो जो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो उस केस में जो बेंजीन रिंग का पैरा हाइड्रोजन होता है पैरा पोजीशन पर, वो काफ़ी ज़्यादा लेबाइल हो जाता है, यानी कि इजीली रिप्लेस हो सकता है, इजीली रिमूव हो सकता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा। कब लूज होगा? जब हम कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करेंगे। तो यहां पर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉमनली यूज करते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इसकी प्रेजेंस में अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करें थोड़ा, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज होकर ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन जो थी, ये दोनों बेंजीन रिंग के साथ ज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरह से कंपाउंड जो है वो बनेगा CCl3CH, और इसके साथ एक बेंजीन रिंग जो है क्लोरोबेंजीन ये लगी है, और दूसरी क्लोरोबेंजीन जो है वो इस तरह से मैंने अटैच कर दी, तो प्लस वाटर होगा। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो, और पेरेंट चेन में तो दो ही कार्बन है, इथेन। तो तभी इसका नाम जो मैंने ऊपर लिखा है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन या DDT। और यही एक कंपाउंड है जिसका आपको IUPAC नेम भी पता होना चाहिए। तो इसका IUPAC नेम किस तरीके से होगा ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं अभी। तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि मोर देन वन साइक्लिक चेन्स आर डायरेक्टली अटैच टू दी ओपन चेन, और ऐसे केसेस में जो भी साइक्लिक चेन्स होती हैं उनको हम पेरेंट चेन से एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इन केसेस में ओपन चेन जो होती है ये एक्ट करती है एज पेरेंट चेन। और यहां पर पेरेंट चेन में पहली कार्बन के साथ 3 नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, और दूसरी कार्बन के साथ 2 साइड चेन्स लगी हैं, 2 फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, नंबरिंग हम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? फर्स्ट कार्बन के साथ हैं 3 क्लोरीन, तो तीनों क्लोरीन के लिए लोकेंट है 1 1 1 1 ट्राईक्लोरो, फिर 2 2। अब यहां पर हम देखते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स हैं। जब साइड चेन में आगे कोई फर्दर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो इसको हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहते हैं। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स हैं 2 बिल्कुल सेम, तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन की सेपरेटली हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और आगे 5 और 6। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन सेम हों तो हम इनके लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं वो यूज करते हैं बिस, ट्रेस, टेट्रा के एटसेट्रा। तो यहां पर हम यूज करेंगे बिस, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स हैं सिमिलर। 2 2 बिस, और 4th कार्बन पे है क्लोरीन, तो 4 क्लोरोफिनाइल। जब भी कभी बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज की जाए तो उसके लिए हम प्रीफिक्स फिनाइल यूज करते हैं। और फिर पेरेंट चेन में है 2 ही कार्बन,
तो वर्ड रूट आएगा इसके लिए इथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए प्राइमरी सफिक्स है एन। तो इस DDT का जो IUPAC नेम है वो है ये ऊपर वाला कि 111 ट्राइक्लोरो 22 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। तो इस तरीके से जो DDT है उसकी हमने स्ट्रक्चर भी देख ली, उसका IUPAC नेम भी देख लिया। तो अब DDT जो है तो ये यूज की जाती थी एज इंसेक्टिसाइड पहले। तो ये प्रिपेयर तो हुई थी 1873 में, पर इसका जो मैंने यूज बताया आपको एज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड, ये काफ़ी देर बाद, मतलब वी कैन से कि 1939 के आसपास ये यूज करनी शुरू हुई इस तरह से एज इंसेक्टिसाइड। पर DDT के बारे में ये भी बात है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कि इसकी डिग्रेडेशन अपने आप नहीं हो जाती। जो भी बैक्टीरियाज और एंजाइम्स हैं कुछ भी, ये इनकी हम नहीं, ये इनको इसको DDT को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो है वो जिस भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर हम ये इसका छिड़काव करेंगे वो उसमें थोड़ी बहुत बची रह जाएगी, अपने आप ख़त्म नहीं होगी। तो वो फिर अगर खाएं तो हमारे अंदर भी DDT चली जाएगी। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस तो नो डाउट है ही, क्योंकि ये हमारा भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी इस तरीके से ख़तरनाक कंपाउंड है, इसलिए इसका यूज़ बैन हो चुका है। तो जैसे अमेरिका में तो ये 1973, मतलब आज से करीब वी कैन से कि 24-25 साल पहले इसका यूज़ बंद हो चुका था। पर अभी भी कई कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड एज सच। क्यों? क्योंकि एक तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई, और दूसरी बात यह है कि इसके जगह पे जो चीपर इंसेक्टिसाइड्स हैं, थोड़े सस्ते हों, वो भी अवेलेबल नहीं हैं। DDT तो बहुत वी कैन से कि इकोनॉमिकल है कंपाउंड, तो बड़ी इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, और एक इससे चीपर जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो अवेलेबल ना होने के कारण इसको आज भी यूज़ किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो फिर इसके बाद अगला जो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव है वो आता है हमारे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब ये क्या है? बेंजीन होती है ये, अगर मैं इसकी कैक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, क्योंकि अगर कैक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो जो रिएक्शन करनी है वो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी। तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस यूज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के लिए मैं HNu यूज करता हूँ अक्सर, क्योंकि हम करते हैं वो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी इसी फॉर्मूले को यूज, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि E इज इक्वल टू HNu, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो इसलिए ही HNu को हम सनलाइट की जगह पे भी लिख सकते हैं, उसके लिए सिंबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। और हमने एल्कीन्स में पढ़ा था कि एल्कीन्स में जो हैलोजन्स हैं वो बड़ी इजीली एड अप हो जाती हैं, जस्ट स्ट्रेट ऐड ही हो जाती हैं, कि दोनों एटम्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन्स के साथ एक एक क्लोरीन जो है वो जाके अटैच हो जाती है और विसिनल डाइक्लोराइड जो है वो बन जाता है। यानी कि दोनों क्लोरीन एटम्स नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच रहेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसमें एक Cl2 मॉलिक्यूल जो है वो जाके एडअप होगा और हमारे पास विसिनल डाइक्लोराइड बनेगा। और बेंजीन रिंग में यहां पर तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसीलिए मैंने 3 क्लोरीन एटम्स लिखे। एक Cl2 मॉलिक्यूल यहां पे एडअप होगा, दोनों एटम्स को एक एक क्लोरीन मिलेगी। दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल यहां पे एडअप होगा और तीसरा Cl2 मॉलिक्यूल तीसरी जगह पे जाके एडअप होगा। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम इस तरह से बना सकते हैं।
तो ये क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, इसलिए हाइड्रोजन को शो करना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेंजीन रिंग के साथ हर एक हाइड्रोजन एटम्स थे उनको हमने उन्हीं जगह पे हर एक कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन और लगा दी है, और हाइड्रोजन तो है ही हर एक के साथ, तो इसको हम कॉमनली बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। और जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किए थे तो वहाँ पे भी हमने कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री रोटेशन हो गई फिर तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो अगर तब भी कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो उसी तरीके से यहां पर भी किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल ना होने के कारण जो 6 के 6 क्लोरीन्स हैं इनके एक कई तरह की अरेंजमेंट्स इनकी बन सकती हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है C6H6Cl6। हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, तो एक हमारे पास अरेंजमेंट होगी कि 6 के 6 क्लोरीन्स हों अबव द प्लेन और 6 के 6 हाइड्रोजन जो हैं वो बिलो द प्लेन हों। फिर एक हाइड्रोजन को हम अबव द प्लेन कर दें और एक क्लोरीन को बिलो द प्लेन। फिर दूसरा हमारे पास केस बनेगा कि दो हाइड्रोजन को हम अबव द प्लेन कर दें। अब दो कौन से? नेबरिंग कार्बन वाले, कि एक छोड़ के कि बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन वाले। 3 केसेस ये बने। अब अगर 3 हाइड्रोजन को ऊपर कर दें तो तब और कई आइसोमर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड बना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसके लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो बन जाएंगे, और उनमें एक गामा आइसोमर होता है जिसको हम गैमेक्सीन बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जिसको हम एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेक्सीन। डिफरेंट आइसोमर्स के डिफरेंट नेम्स होंगे, जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कह देते हैं हम इसको, गैमेक्सीन भी कह देते हैं, और लिंडेन भी कहा जाता है इसी मॉलिक्यूल को ही। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि C6H6Cl6 होगा, यानी कि तीनों तरह के एटम्स ही 6, 6 और 6 हैं, तो इसलिए इसका एक और नेम है 666। तो इस तरीके से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है कि ये कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है बहुत यूज़फुल है ये। एक तो पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और उसका कमर्शियल नेम हम रखते हैं लिंडेन।